सानह मशरकी पाकिस्तान के चंद माह बाद तक मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज रहा। भुट्टो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और दस्तूर साज असम्बली के सरबराह थे। पाकिस्तान के 90,000 फौजी और मगरबी पाकिस्तान का 13,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भारतीय कब्जे में था। इन्हीं मामलात के हल के लिए 1972 में भुट्टो ने भारत से शिमला मुआहदा किया। उन्होंने मुज़ाकरात के जरिए भारत से 13,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका वापस ले लिया। अब मसला था 90,000 जंगी कैदियों की वापसी का। भुट्टो ने चीन के जरिए क़ौम मुत्तहिदा में बांग्लादेश का रास्ता रोका। उन्होंने भारत से मुज़ाकरात किए कि अगर इंडिया पाकिस्तानी कैदी रिहा कर दे तो चीन और क़ौम मुत्तहिदा में बांग्लादेश का रास्ता नहीं रोकेगा। यह दबाव बाम तर गया और पाकिस्तान के 90,000 कैदी रिहा होकर वतन वापिस आ गए। 71 की जंग में अमेरिका ने चूंकि पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की थी, इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका से किए गए सीटो और सेंटो के मुआहदे तोड़ दिए। लेकिन पाकिस्तान को ताकतवर आलमी इत्तेहादी तो चाहिए थे। इसके लिए भुट्टो ने इस्लामी मुमालिक का इत्तेहाद बनाना शुरू किया। 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। इसी बरस पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया और दोनों मुमालिक के ताल्लुकात का एक नया आगाज हुआ। भुट्टो की सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान का मुतफिक का आइन तैयार करना था। इस आइन ने वजीर आजम के इख्तियार बढ़ा दिए गए और भुट्टो नए पाकिस्तान के पहले वजीर आजम बनेंगे। भुट्टो दौर का एक और अहम वाकया यह था कि उन्होंने अयूब दौर और उससे पहले लगने वाली सनतों और इदारों को सरकारी तहवील में ले लिया, जिसका अमली नतीजा अच्छा नहीं रहा और सनतें तबाह होने लगी। सनतें बेहतर करने के लिए भुट्टो ने रूस से बेहतर ताल्लुकात बनाए और मदद तलब की। पाकिस्तान स्टील मिल्स भी भुट्टो दौर में बनाई गई, जबकि अयूब दौर में शुरू होने वाला तरबेला डैम भी इसी दौर में मुकम्मल हुआ। आइन की तैयारी के बाद भुट्टो का दूसरा सबसे बड़ा कारनामा एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखना था। उनका नारा घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे अवाम में बहुत मकबूल हुआ। ताहाल इस्लामी मुमालिक का ब्लॉक बनाने की कोशिशों और एटमी प्रोग्राम की वजह से अमेरिका भुट्टो के खिलाफ सरगर्म हो गया। अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को निशाने इबरत बनाने की धमकी दे डाली थी। अपने दौरे इख्तिदार के आखिरी साल भुट्टो से एक तारीखी गलती हुई। आम इंतखाबात 1978 में होना थे, लेकिन भुट्टो को उसके मशीरों ने बताया कि अगर वो 1 साल पहले इंतखाबात करवा गई तो उनकी जीत यकीनी है। इस तरह वो मजीद 5 साल हुकूमत कर सकेंगे। भुट्टो के मुकाबले में अपोजिशन का मुश्तरका इत्तेहाद PNA निज़ाम में आया। भुट्टो ने वाज़िया तौर पर मैदान मार लिया और 155 नशिस्तें जीत ली। अपोजिशन के हाथ सिर्फ 36 सीटें रहीं। पीपल्स पार्टी जीत तो गई, लेकिन इंतखाबात पर धांधली का इल्जाम लग गया। PNA धांधली के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आई। यह सियासी तहरीक देखते ही देखते मजहबी रंग में रंग गई और वो तहरीक जो धांधली के खिलाफ शुरू हुई थी, तहरीक निज़ाम मुस्तफा में तब्दील हो गई। इस तहरीक के नतीजे में निज़ाम मुस्तफा तो ना आया, लेकिन ज़ियाउल हक आ गया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। भुट्टो ज़ियाउल हक पर बहुत एतमाद करते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे अयूब भुट्टो पर और सिकंदर मिर्जा अयूब खां पर एतमाद करते थे। तारीख का सितम देखिए कि ज़िया ने भुट्टो को, भुट्टो ने अयूब को और अयूब ने सिकंदर मिर्जा को धोखा दिया। सच है, ताकत के खेल में इखलातियात नाम का कोई हथियार नहीं होता। ज़िया ने माशाल्लाह नाफिज करके हुए भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया। भुट्टो को रजा कसूरी कत्ल के एक बहुत कमजोर मुकदमे में सजाए मौत सुना दी गई। रजा कसूरी मुशर्रफ के करीबी साथी अहमद रजा कसूरी के वालिद थे। 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी पर लटका दिया गया। जुल्म की इंतहा यह थी कि फांसी से कबल आखिरी मुलाकात में बेटी को बाप के गले भी नहीं लगने दिया गया और फांसी के बाद किसी रिश्तेदार को आखिरी दीदार तक नहीं करने दिया गया। लेकिन आज हाल ये है कि भुट्टो की अदालती मौत को अदालती कत्ल समझा जाता है।
وہ روس جو بھٹو کے دور میں پاکستان کا دوست بننے جا رہا تھا اچانک دشمن کیسے بن گیا؟ پاکستان میں منشیات اور دہشت گردی کا ناسوت کیسے پیدا ہوا؟ نواز شریف اور بے نظیر پاکستانی سیاست میں کیسے وارد ہوئے؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط دیکھیے۔ روز کچھ نیا جاننے کے لیے اور اس سلسلے کی اگلی قسط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو کلک کیجیے۔